see this interface. मैंने गूगल में सिर्फ सर्च किया ऑनलाइन सॉर्टिंग टूल्स. ओके, हम लोग आई थिंक प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं सर्चिंग सॉर्टिंग क्या होता है अरे में, isn't it? Yes, sir. है ना. तो ये एक ऐसा वेबसाइट है जो कि यूजर्स को एक इंटरफेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जहाँ पे यूजर अपना नंबर्स को डाल करके उसको सॉर्टिंग कर सकता है. ना व्हाई डू वी नीड सॉर्टिंग? ये टूल तो बहुत बेसिक सा है, ये क्यों चाहिए? बेसिक सा है, बट हाँ जिसको जब जरूरत पड़ती है उसे इसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है. ड्यूरिंग द कोविड एरा हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो हम लोग स्टूडेंट्स को यूजुअली बोलते थे कि क्या या टीचर्स बोलते थे कि भाई अपना रोल नंबर्स जो है अटेंडेंस में चैट बॉक्स में आप लिख दो. अब वो स्टूडेंट्स तो रोल नंबर सिक्वेंशियली देते नहीं है. 36 पहले आ गया तो 2 बाद में आ गया, फिर 17 आ गया तो 1 बाद में आ गया, तो हैफाजार्ड वे में रोल नंबर्स हमें मिल जाते थे. अब इसको टीचर के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट किल हो रहा है कि एक एक रोल नंबर को देख करके उसको रजिस्टर में अपडेट करना, मेंटेन करना अटेंडेंस. ठीक है, तो बहुत ही टायरिंग जॉब था. वैसे सिचुएशंस में क्या हुआ, बहुत अच्छा सा चीज था कि वहां से हम लोगों ने सारे रोल नंबर्स को पिक किया, यहाँ इंटरफेस में हमने उसे पुट डाउन कर दिया, और हमें किस ऑर्डर में चाहिए भाई, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, वो चेक कर लो. चेक करने के बाद रिजल्ट यहाँ पे नीचे में आ जाएगा. तो इफ आई कैन गिव लेट्स से 1 क्यों 11 दे देते हैं. 12, 32, 13, 44, 6, 7, 20. ठीक है, ये हमने नंबर्स दे दिए. लेट्स से इतने ही बच्चे प्रेजेंट होंगे. शॉर्ट नंबर्स सी, कितने ही अच्छे तरीके से ये तुरंत से हम लोगों को सॉर्टिंग करके अरेंज करके दे दिया. अब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में मांगा जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में मांगा जाए, ये दोनों के लिए ही सक्सेसफुली रिजल्ट जनरेट कर पा रहा है. तो वो जो क्वेश्चन जो देने के पीछे इंटेंशन यही था कि हम लोग जब एक बार बेसिक लेवल पे लॉजिक्स को क्लियर कर लेते हैं कि ओके ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड द लॉजिक कि हाँ ये कन्वर्ट कैसे होता है और मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कन्वर्ट भी कर पा रहा है, देन यू मूव ऑन टू द बिगर पिक्चर जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस जनरेट करते हैं कि आपको किससे किस में कन्वर्ट करना है. जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शंस पूछा है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपना सिलेक्ट कर लो. तो वैसे ही हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई, आपको बाइनरी टू डेसिमल चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी चाहिए, डेसिमल टू ऑक्टल चाहिए, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वी पुट डाउन ओवर देयर. यूजर हैज टू सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस. आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन यूजर हैज टू पुट डाउन अ नंबर. अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यूजर लेट्स से, चलो इस पे हम लोग पुट डाउन करके देखते हैं. इसके बाद हम बीच में दे दिए या बीच में हम कहीं दे देते हैं ए, है ना. ऑल्दो ए इज नॉट नंबर, लेट्स सी क्या करता है ये. ठीक है, वो एक एरर दे दिया है, प्लीज एंटर ऑल द नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा स्पेस और लाइन ब्रेक. मतलब वो नंबर जनरेट नहीं कर पा रहा है, एक नॉन न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेटा उसको कहीं मिल गया है तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है या उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है कि भाई ये नंबर नहीं है तो क्या है. तो उसने सोचने से मना ही कर दिया कि भाई हमको फिल्टर आउट करना ही नहीं कि आपने वहां पे अल्फाबेट डाला है कि सिंबल डाला है या कॉमा है या नहीं है. सिंपल सा थिंग है, इफ दैट इज नॉट अ नंबर आई विल जनरेट दिस काइंड ऑफ अ मैसेज. सो अगेन अगर हम लोग इसी टाइप का अगर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे ऑप्शन इस तरह से हम लोग चार चार ऑप्शन देते हैं, लेट्स से बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू बाइनरी एंड डेसिमल टू ऑक्टल. अब ये चार ऑप्शन देते हैं, लेट द यूजर डिसाइड कि उसको कौन सा चाहिए. तो लेट्स से यूजर डिसाइड्स कि हमको डेसिमल टू बाइनरी चाहिए.
तो जब वो सेलेक्ट कर लेता है करेक्ट ऑप्शन, तो वी मस्ट ऑल्सो इंश्योर इन आवर प्रोग्राम कि वो जिस टाइप का नंबर सिस्टम सेलेक्ट कर रहा है, वो इनपुट जब यूजर कर रहा है तो उस कैटेगरी को फुलफिल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सेलेक्टेड बाइनरी टू डेसिमल, सो डेफिनेटली इनपुट में तो 0 और 1 के अलावा और कुछ जाएगा नहीं. सो ये चीज वेरीफाई कौन और कैसे करे, ठीक है ना, कौन और कैसे करे, जहां पे उसको 0 और 1 के अलावा कुछ और कुछ भी इनपुट मिल जाए, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, सिंबल्स हो, या वाइट स्पेस हो, या फिर कोई नॉन न्यूमेरिक डेटा हो, या इनफैक्ट 0 एंड 1 के अलावा कुछ भी हो वहां पे, तो तुरंत से एरर मैसेज जनरेट कर दे कि नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट. This is how we develop an application or an interface. और अगेन जावा में जो एडवांस जावा का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम लोग को फ्रेम्स, विंडोज, एपीआईज, इनके बारे में अगर सीखने का मौका मिलता है, तो वहां पे हम लोग इस तरह के इंटरफेस बना करके अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम या फिर दूसरे लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम या कन्वर्जन का ही प्रोग्राम अगर देखा जाए, तो हम लोग उसको सक्सेसफुली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो अल्टीमेट एम हम लोग का है कि ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट एन इंटरफेस जहां पे यूजर के पास ऑप्शंस रहे डालने का, और वो जब डाल करके रन करे तो करेक्ट आउटपुट रिफ्लेक्ट होना चाहिए. गॉट इट? हाँ हाँ सर, तो मैंने क्या किया है ना, मैंने जैसे पहले तो ऑप्शंस दे दिया है कि प्रेस 1 फॉर बाइनरी टू डेसिमल, देन 2 फॉर डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे करके 4 ऑप्शंस मेरे हैं. तो अगर उन्होंने 1 2 3 4 डाला यूज़र ने, तब तो वो सही है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट एक जो लास्ट में है. लेकिन आपने जैसा सही कहा सर कि अगर मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट पहले यूज़र ने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, बाइनरी टू डेसिमल आया, लेकिन वहाँ बाइनरी की जगह उसने कोई डेसिमल नंबर डाल दिया, तब उस हाँ. केस में एरर मैसेज हम लोग कैसे शो कर सकते हैं सर? हाँ, तो उसके लिए हम लोग को एक रेंज पता होना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिव मी ए नंबर जो कि रेंज के बाहर का हो. सर जैसे बाइनरी में तो 0 एंड 1 ही है, अगर मान लीजिए हम लोग 0 1 6 2 1 0 ऐसा करके दे दिया, तो वो तो एक बाइनरी नंबर काउंट नहीं होगा. हम्म, हम्म, हम्म. हाँ, तो तो करना वैसे ये है, मतलब इनपुट. हर जी. हर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम्हें बस ये पता करना है कि ये वैलिड डिजिट है या नहीं है उस नंबर सिस्टम के हिसाब से. ओके सर, जब हम लोग जैसे, क्योंकि मैंने भी एक्सट्रैक्शन वाला ही लगाया है, तो जहाँ पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इफ डाल सकते हैं ना कि इफ वो इनपुट अगर 0 एंड 1 नहीं है, देन वहाँ पे एरर शो कर दे. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. ओके सर. ठीक है, ये चीज है. सो इट विल टेक सम टाइम, हम लोग को वक्त लगेगा धीरे धीरे, बट गुड थिंग इज दैट कि आपने 2-3 दिन के डिफरेंस में अपने एटलीस्ट उतने पार्ट को कवर अप किया है. एटलीस्ट जितना बन गया है सक्सेसफुली अगर बन पाया है, ट्राई टू शेयर द कोड थ्रू मैम. हम उस कोड को एक बार रन करके और क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ सजेशन होगा वो हम दे देंगे. श्योर सर. ठीक है. ओके. So just give me a moment to start with today's class. Okay, so I think previous class में हम लोगों ने देखा what is inheritance, definition, components, and I think types of inheritance भी हम लोग verbally समझ पाए थे. यस सर, सिंगल इनहेरिटेंस का हमने एग्जांपल देखा था कि मल्टीपल, सॉरी मल्टी लेवल आपने बताया था, मल्टीपल तो इसमें नॉट परमिसिबल है. एंड हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, ये दोनों सर बचा हुआ था. हायरार्किकल एंड हाइब्रिड का हमने डेफिनेशन भी नहीं देखा था. ठीक है. हायरार्किकल क्या है? There are two child classes which are coming from the same parent class. I think सही बोले हैं.
हाँ, दो डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस हैं, बी एंड सी. Both are consuming or utilizing the components of the same parent class, that is A. ओके So सर। it is just the opposite of what we had in the multiple मल्टीपल। inheritance. यस सर। Exactly, exactly. ठीक है, तो ये चीज है एक. और हाइब्रिड क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस that leads to hybrid inheritance. अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहाँ यूज होता होगा? तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम लोग को देख सोचना पड़ेगा. ट्राई ए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस चलता होगा. लेट्स से कि वहां पे जैसे 4 या 5 क्लासेस होंगे, उनके बीच में किसी 2 के बीच में हो सकता है सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा होगा, या फिर किसी 3 के बीच में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा होगा, और एट द सेम टाइम वो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा एक सिंगल इनहेरिटेंस भी दिखा रहा होगा, या फिर उसमें हमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी दिखाई देता होगा. तो कोई एक ऐसा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो डिस्कस कीजिए. सर इसमें मतलब एग्जाम्पल के तौर पे वो वैसे ही होगा ना, मान लीजिए एक पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड अगर हैं, बी एंड सी। अब बी एंड सी दोनों का प्रॉपर्टीज फिर से सिंगल एक और है, डी क्लास जो इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे वन पेरेंट एंड टू चाइल्ड, तो ये मेरा आ गया हायरार्किकल। एंड देन अगर मेरे पास बी और सी दोनों का वो ले रहे हैं प्रॉपर्टीज लेकर के, एक दूसरा डी क्लास है, तब ये मेरा एक नहीं तो मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल तो इसमें है नहीं। हाँ, तो क्या दो, कोई भी दो हो सकता है ना. ओके, ठीक है, एक समझने की कोशिश करते हैं. इवन आई एम अनएबल टू रिकॉल ए परफेक्ट एग्जांपल, बट कोशिश करते हैं. एक स्कूल है, स्कूल में एक लेट्स से क्लास प्रिंसिपल इज देयर. ठीक है, या स्कूल को ही एक क्लास मानते हैं. उसके अंदर डिफरेंट क्लासरूम्स होंगे, राइट. देन लेट्स टेक अ टेक एन एग्जांपल ऑफ school, or rather a principal with some teachers and some students. तो प्रिंसिपल और एक टीचर के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकता है. On the other hand, same teacher can be a class teacher for some of the, or any one of the classroom. At the same time, same teacher could be a subject teacher for another classroom. अब ये यस किस सर। टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इवन आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट कि इसमें क्या क्या आ रहे हैं. सो यू कैन थिंक अबाउट एनी सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जहाँ पे मोस्टली हम लोग को क्या देखना है, हायरार्की मेंटेन हो रहा हो. जैसे मैनेजर है, देन एम्प्लॉय होगा. अल्टीमेटली एवरीबॉडी इज एम्प्लॉय, बट मैनेजर एंड देन टेक्नीशियन एंड देन क्लीनर या समथिंग लाइक दैट. उस तरह का हायरार्किकल हमारा एक रिलेशनशिप बनता हो. ठीक है, तो वहां पे भी क्या देख रहे हैं हम लोग, 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, many-to-many, ऐसा रिलेशनशिप अगर मिल जाए हम लोगों को, तो दैट इज वेल डिफाइंड इनसाइड द कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो ये विजुअलाइज करना हम लोग को पड़ता है. एंड परहैप्स रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में यही चीज है, जब एक प्रॉब्लम दिया जाता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो इसी चीज पे चिंतन और मंथन होता है, डिस्कशन होता है, लॉन्ग डिस्कशंस चलते हैं कि विच डेटा स्ट्रक्चर और विच blueprint shall we take, which type of inheritance or what are the possible combinations that can give us the best solution. Now, अगर इस पर्सपेक्टिव से हम सोच रहे हैं तो एक और बात इस पे बताना जरूरी समझते हैं, जो कि थोड़ा ओपन रहना चाहिए हम लोगों को इस चीज के लिए. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, अल्टीमेट एम है कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लें, और जो भी एक्सपेक्टेड जिस तरह का डिमांड था एक कस्टमर का, वो हम लोग फुलफिल कर दें. बट अगर एक अच्छा डेवलपर या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका पर्पस यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है.
पर्पस उसके बियॉन्ड क्या जाता है कि देयर मस्ट ऑल्सो बी सम स्कोप कि फ्यूचर में इसमें हम इम्प्रूवमेंट या एड ऑन्स करें और कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, बट विदाउट हैम्परिंग द करंट स्ट्रक्चर, है ना। अल्टीमेट एम क्या है, करंट स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किए बिना, ये विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट स्ट्रक्चर हम नए कंपोनेंट्स में ऐड कर सके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे प्रोग्राम में, एप्लीकेशन में होना चाहिए। अब ऐसा कोई एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जिसमें ऐसा है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेट्स से एलजी और सोनी, तो वो इनिशियली एलजी जो है वो अपना टीवी बेचता था पहले। तो उसने जब अपना एप्लीकेशन डेवलप किया होगा या वेबसाइट बनाया होगा, तो सिर्फ टीवी का पर्सपेक्टिव रखा होगा, बट जो डेवलपर थे वो उन्होंने ये चीज को भी ध्यान में रखा होगा कि हो सकता है ये आगे चल करके और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स बेचे, नए कंपोनेंट्स ऐड करना चाहे, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होना चाहिए दैट विदाउट हैम्परिंग द करंट स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करके उसी एग्जिस्टिंग में हम नए कंपोनेंट्स को भी ऐड ऑन कर सके। So that is what or why the developers are charged, या फिर उनको इतना अच्छा हैंडसम रेम्यूनरेशन या वेजेस मिलता है एज कंपेयर टू एनी अदर जॉब्स इन टुडेज एरा, कि आपको एप्लीकेशन का जो टारगेट है वो तो अचीव फुलफिल करना ही है, साथ में ये ओके तो साथ में इस चीज का भी स्कोप होना चाहिए कि फ्यूचर में हम उसमें अगर कुछ कंपोनेंट्स ऐड ऑन करना चाहें तो वो प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो इस चीज का लोड या फ्लेक्सिबिलिटी अवेल करा सके। ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहां पे हम लोग एक इनहेरिटेंस का सिनेरियो को देख पाएंगे। ठीक है, लेट अस थिंक, अभी हम वर्बली डिस्कस करें फिर हम उसका क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। होप सो क्वेश्चन इनहेरिटेंस की किसी कैटेगरी को सेटिस्फाई करे। सो प्रेरणा, थिंक अबाउट अ सिनेरियो जहां पे एक क्लास है, वहां पे एग्जाम कंडक्ट करना है किसी एक या मोर देन वन सब्जेक्ट का। इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास बना लेते हैं। देन हमको पता है कि हमको मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिफ्लेक्ट कराना है। इट कुड बी 2 students or n number of students, I don't know how many students are there, बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स टेस्ट देते जाएं उनका रिजल्ट बनता चला जाए और एक तरह का हमें ग्राफ जनरेट होता हुआ दिखाई दे। सो ग्राफ पार्ट तो बस बोलने लायक अभी है कि वो ग्राफ जो है रियल टाइम पे फ्लक्चुएट करेगा कि जैसे जैसे मेरा परफॉर्मेंस या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा रिजल्ट, वैसे ग्राफ पॉजिटिव वे में जाएगा, अदरवाइज देयर वुड बी अ डिप। बट इसको अचीव कैसे करें कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप निकल करके आए। कैन यू थिंक ऑफ अ प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस का मल्टीपल कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। सोचना पड़ेगा सर थोड़ा। इसमें सब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं सर या फिर? यस, सर ऐसा भी एक हो सकता है कि जैसे अगर एक एग्जाम कंडक्ट है तो मेरे पास 2 स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अगर वो मैथ्स एंड बायोलॉजी हैं, तो उनका एक कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स रहता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर मैथ्स वालों के लिए मैथ्स एक अपना खुद का हो गया और बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी। तो अगर एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट्स हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इनहेरिट करेगा मैथ वाला भी।
एंड बायो वाला भी, एंड मैथ के लिए फिर सिंगल में मैथ आ जाए। हाँ, इससे ही रिलेटेड एक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेट्स से कि इन द प्रीवियस सेमेस्टर आई थिंक हम दो पेपर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, राइट? सो एक था यस। ऑपरेटिंग सिस्टम था और दूसरा सी प्रोग्रामिंग था विद डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो लेट्स से कि एज अ टीचर आई एम टेकिंग टू क्लासेस, टू सब्जेक्ट्स, तो दो सब्जेक्ट का मार्क्स हमसे मिलेगा। सो लेट्स क्रिएट अ क्लास फॉर मी एज अ टीचर जहाँ पे हम दो सब्जेक्ट का मार्क्स फीड कर रहे हैं। वैसे ही मेरे साथ पैरेलली एक और टीचर भी हो सकते हैं जो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, तो वो एक सब्जेक्ट का मार्क्स देंगे। एंड लेट्स से कि कैंडिडेट का तीन सब्जेक्ट का ही एग्जाम था, सो यू आर गेटिंग टू सब्जेक्ट्स मार्क्स फ्रॉम मी एज अ टीचर, and again you are collecting marks of third subject from a single teacher separately। तो ये दो सेपरेट क्लास हो गए, एक में दो सब्जेक्ट के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, दूसरे में एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपको मिल रहा है। एंड यू टेक दीज थ्री मार्क्स इन ए थर्ड सेपरेट क्लास, और वहां पे आप इसका रिजल्ट शो करते हो, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, वॉट एवर इट कुड बी। समझ में आया रिलेशनशिप? यस सर। यस सर। यस सर। ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हो रहा है ये बताइए तो। If you want, I can again repeat the सर question. सर तो क्लास ए और क्लास बी, मतलब क्लास ए अगर हम मान ले रहे हैं दो सब्जेक्ट का, एक जिसमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, क्लास बी में मेरा थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स है। क्लास ए क्लास बी खुद तो आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, बट क्लास ए एंड क्लास बी बोथ आर लिंक्ड विथ क्लास सी, क्योंकि दोनों को ही इसको चाहिए। तो मेरे पास हम्म, यहाँ दो पेरेंट हो गए हैं और एक चाइल्ड हो गया है। हम्म, हम्म। ये तो तो दो मल्टीपल जैसा पेरेंट एक दिख रहा चाइल्ड है कौन सा सर। इनहेरिटेंस होता है? मल्टीपल हो गया सर वो तो। हाँ, मल्टीपल हो गया है, ये तो परमिसिबल नहीं है, बस सर। है ना? सो इज देयर एनी वे पॉसिबल, अभी देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल करके आ गया, बट जावा जो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? द कस्टमर और द कंज्यूमर इज गिविंग यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भाई आई वांट दिस सिनेरियो, मेरे पास है, हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए। आपने बोला कि अच्छा यहाँ पे दो पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, ये दोनों पेरेंट क्लास का इनहेरिट करेगा, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, लेकिन जावा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट आर द अल्टरनेट्स वी डू वी हैव? तो सर हम लोग इसको मल्टी लेवल में कर सकते हैं, जैसे क्लास ए का सारा मार्क्स जो है वो क्लास बी को भी दे दें। नो, आई डोंट क्लास। वांट टू शेयर माय मार्क्स विद अनदर टीचर। ओके। एंड रियलिस्टिक तो वही हो रहा है ना, जैसे मैम के साथ अगर हम कनेक्टेड हैं, सो मैम इज द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो यहाँ भी क्लास कंडक्ट करा रही है, दूसरा क्लास भी कंडक्ट वही करा रही है, बट दोनों टीचर आपस में नोन नहीं है। आई डोंट नो आपको अलग सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है ना? ये तो बेस्ट यस सर। एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे रियल लाइफ में घट रहा है, यस सर। ठीक है ना? तो ये यही यही चीज हम लोग को सीखना है कि अदर वे राउंड क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, या वी कुड सिंपली लेट इट गो कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, आई कैन नॉट प्रिपेयर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग यहाँ पे ओके, यू आर ट्राइंग टू प्रपोज अ सॉल्यूशन, पहले बताइए क्या है। You said that you want to introduce hierarchical or what, which type of multi-level? हाँ सर। हाँ बताइए क्या है सॉल्यूशन। सर ऐसा कर सकते हैं कि मल्टी लेवल में अगर है तो क्लास ए के सारे प्रॉपर्टीज को क्लास बी को भी दे दें। हम्म, फिर क्लास, ऑलरेडी क्लास बी के पास क्लास ए का आ ही जाएगा, देन क्लास सी में हम लोग दोनों को ही कर दें। मतलब एज अ पेरेंट फिर वो काम करने लगेगा, फिर क्लास बी में तो ऑलरेडी रहेगा क्लास ए का प्रॉपर्टीज, तो क्लास सी को उसको हम लोग इनहेरिट करवा देंगे, तो शायद हम्म। तीनों आ जाएगा उसके पास। बट इसमें ना बहुत सारे लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, अगर हम अपना मार्क्स लेट से दूसरे क्लास को दे रहे हैं, दूसरे टीचर को दे रहे हैं, बट आई वांट टू कीप इट एज अ सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन करना, अदरवाइज आई फियर कि वो टीचर हो सकता है मार्क्स घटा दे, या बच्चों को मार्क्स रिवील कर दे, या कंपैरेटिव एनालिसिस कर दे,
Okay, real life problems, it has nothing to do with the calculative part. Second thing is that अगर हम एक क्लास को अपना मार्क्स दे ही रहे हैं, तो why should I create a third class? जब मेरे पास सारे डेटा एक ही क्लास में आ गए हैं, तो हम उसी में टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं. Why should I create a separate extra class जहां पे हमको फिर सारे वेरिएबल्स या वैल्यूज जो हैं एक ही क्लास से मिलेंगे? तो ये तो सिंगल इनहेरिटेंस में बेस्ट सूटेड था कि हो जाता. हाँ सर. ना, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं. तो यहाँ पे क्या देखो, यही चीज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है कि भाई डेटा को प्रायोरिटी देना है, इंपॉर्टेंस देना. एग्जैक्टली ये चीज रिवील होकर के यहाँ पे आ रहा है. यस सर. ठीक है ना. सो कीपिंग द डेटा एज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ माय प्रोग्राम, हमको कोई एक सॉल्यूशन इसका खोजना पड़ेगा. अगर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को बिलोंग कर रहा है, बट स्टिल जावा सेज कि आई कैन नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, नेवर माइंड. Let's try to discuss a multi-level inheritance. देखिए, multi-level inheritance में क्या है? uh, let's say there is a class for a student or for students where I'm taking the roll number of a student. Okay, student एक क्लास में अपना रोल नंबर डालता है, नेम भी डाल सकता है. दूसरा क्लास के अंदर वो अपने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का मार्क्स डालेगा. थर्ड क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका नाम, दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स, फिर टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ये सारा चीज वहां पे रिवील कर रहे हैं. क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर. सो फिर से एक बार रिवील कर दे रहे हैं. लेट्स सी अगर हम लोग उसको पुल ऑफ कर सकते हैं. सो देयर इज अ क्लास बाय द नेम स्टूडेंट, लेट्स से. और पहले क्लास में हम लोग यूजर से उसका नाम और रोल नंबर मांग ले रहे हैं. दूसरे क्लास के अंदर हम उस स्टूडेंट का मार्क्स ले रहे हैं 2-3 सब्जेक्ट्स का. और तीसरे क्लास के अंदर हम उसके टोटल टोटल मार्क्स इवेलुएट कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स इवेलुएट कर रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ इट हम उस थर्ड क्लास के अंदर उसके सारे डिटेल को प्रिंट करा दे रहे हैं, डिस्प्ले करा दे रहे हैं. सो अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, शैल आई लीव दिस पार्ट कि आप इसको पुल ऑफ कर पाओगे? ये थर्ड क्लास में सर सारा आना चाहिए, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स हाँ. एंड नेम एंड रोल नंबर. हम्म. ट्राई कर सकते हैं सर, ट्राई करेंगे. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम बोले, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, पहले ये देखिए. फिर वही सर कि ये दो, फिर वही क्लास स्टूडेंट एंड क्लास अगर मार्क्स हम पकड़ रहे हैं तो ये दोनों के बीच तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है. कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है. आ, जैसे रोल नेम एंड रोल नंबर मैंने ले लिया स्टूडेंट नाम के क्लास में, एंड अगर मार्क्स नाम का एक और क्लास बनाया है उसमें ठीक है, कोड कोड करते हैं, थोड़ा सा इसका लेआउट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से वी हैव अ क्लास. फर्स्ट क्लास इज स्टूडेंट. Okay, and inside this class we have the name and roll number of the student. Then we have another class class, let's say marks. ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग
यूजर के 2 सब्जेक्ट का मार्क्स M1 कॉमा M2 ये ले रहे हैं। अब इनपुट करा के हम लोग डिस्प्ले भी करा सकते हैं, सब टू अस टू डिसाइड क्या करना है। Thirdly, we have another class जहाँ पे हम रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं यूजर का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के अंदर हमारा टीएम ले लेते हैं, टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ये दो तो इसके कंपोनेंट खुद के रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, शो फंक्शन हो जाएगा जो कि सारा डिटेल वहां पे शो करेगा, दैट इज द नेम, रोल नंबर, 2 सब्जेक्ट्स मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। ये सारा चीज ये शो फंक्शन अपने अंदर रिवील करेगा। अब आपने बोला कि सर यहाँ पे हमको स्टूडेंट और मार्क्स में कुछ रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, बात सही है। अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो इसमें वो दोनों के बीच में तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फिर ये एक लेवल का इनहेरिटेंस कैसे होगा? जब फर्स्ट लेवल ही मेरा क्लियर नहीं हो रहा तो हम सेकंड लेवल में कैसे जाएंगे? तो अब इसका सॉल्यूशन ऐसा है प्रेरणा कि देखिए, क्लास रिजल्ट जो है वो इस क्लास का भी कंपोनेंट को होल्ड कर रहा है, इस क्लास के कंपोनेंट्स को भी होल्ड कर रहा है। अगर हम दोनों क्लास को सेपरेट मान के चलते हैं तो इसका मतलब ये थर्ड क्लास जो है ये फिर से 2 क्लासेस को इनहेरिट करेगा, तो वो फिर से मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा, यस सर। है ना? तो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन यहाँ पे क्या किया गया कि चलो ठीक है, भले पहले 2 क्लासेस के बीच में कुछ कॉमन चीज नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराने लायक कुछ चीज नहीं है, बट अल्टीमेटली क्या है, हम लोग मार्क्स तो उसी का शो कर रहे हैं जिसका नाम और रोल नंबर यहाँ पे ले रहे हैं। सो अगर भी हम इस यस सर। कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट या यहाँ पे हम ट्रांसफर कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, सो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस या डेटा लीक जैसा कोई चीज का तो प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज जिसके पास मार्क्स है जिस क्लास के पास, उसके पास अगर हम उसी स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर दे रहे हैं, सो इट डज मेक सम क्वाइट बिट ऑफ सेंस कि हाँ ठीक है भाई, जिसका मार्क्स डाल रहे उसी का नाम और रोल नंबर एक साथ कलेक्टिवली आ गया है मेरे पास। एंड देन क्या होगा, जब वो क्लास मार्क्स के पास दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स और नेम और रोल नंबर सारा चीज जब आ गया होगा, इट विल सिंपली पास डाउन टू क्लास रिजल्ट। यस सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कम डाउन टू द कंक्लूजन कि एक रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल थैंक्स टू यू कि आज हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम बीइंग एबल टू डिस्कस दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन अ क्लास, जहाँ पे आसानी से इस चीज को हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है एक बार में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ठीक है, स्पेशली ऑनलाइन में समझाना तो और डिफिकल्ट है, बट ऑल थैंक्स, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने इस चीज को विजन समझा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। सो आई होप सो कि ये बन पाएगा आपसे। यस सर, मैं ट्राई कर लूंगी। हाँ, डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत सारा असाइनमेंट्स हम यस। देते चले जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लोड डाल रहे हैं, बट हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज। ठीक है, कभी भी किसी वक्त ऐसा हो कि नहीं बन पा रहा है, फील फ्री टू टेल मी, हम लोग नेक्स्ट किसी भी क्लास में इन सब चीजों को तुरंत से बना लेंगे। ओके सर। और सर ये जो मैंने नंबर कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम किया है उसमें एक इशू है, उसका सॉल्यूशन मुझे समझ में आया था। जैसे केसेस मैंने डाल दिए 1 2 3 4, हर बार इनपुट ले रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो बाइनरी इनपुट ले रहे हैं, तो हर बारी मैंने हर केस में मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स लेना पड़ जा रहा है। तो अब जैसा बाइनरी नंबर के लिए मैंने बिन ले लिया है, अब दूसरा वाला कोई और प्रोग्राम है जैसे मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो मुझे वहां पे अलग से वेरिएबल लेना पड़ा। मैंने हर केस में मुझे अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग नाम से, क्योंकि फिर वही आ जा रहा है कि लोकल वेरिएबल का डुप्लीकेसी हो जा रहा है। तो इसका हाँ, कोई सोल्यूशन है या फिर मेरे को हर केसेस में अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा सर? फिलहाल हम लोग जब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहां पे हम लोग को अलग अलग वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, बिकॉज हर केस एक अलग नंबर सिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है।
ओके एंड सर। ऑल्सो हर केस दूसरे केस से अलग अलग है। हाँ, ये तो है। यस सर। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग को ठीक। सेपरेट वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स को यूज करना ही पड़ेगा हर केस के लिए। ओके सर। ठीक है, फिलहाल वो हो जाए, उसका अगला ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो है वो हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से हट करके हो सकता है इनहेरिटेंस की तरफ आ जाए, या मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इफ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू हायरार्किकल बेस्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करा करके मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो उसको एक बरकरार रख पाए, तो दैट वुड बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर अस। ओके सर। ठीक है ना, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ फंस गया था हमारे पास कि हाँ, सवाल ये फंस गया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है ना, तो ये एक लेवल पे तो बात समझ में है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट हैविंग सेड दैट देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस दैट इज डन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। ये टर्म आपने पहले कभी सुना है? सर आपने लास्ट क्लास में बताया था, बस वही तभी सुना है। ओके, ओके। अब ये इंटरफेस है क्या चीज? अ, जिस तरह से हमारे पास एक क्लास होता है जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स अपना क्लास का, दैट इज क्लास वेरिएबल्स एंड फंक्शंस बना सकते हैं, वैसे ही एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वाले फीचर को अचीव करने के लिए, although we do have the abstract classes and abstract methods, but वो 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं हो पाता था उनसे। तो उसको ध्यान में रखने के लिए दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज इंटरफेस। सो बेसिकली इंटरफेस दो कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर पा रहा है। फर्स्ट इज टू अचीव 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, वी यूज इंटरफेस। ओके, सेकेंड थिंग, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कराने के लिए भी इंटरफेस जो है वहां पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी इंटरफेस है क्या चीज? इट इज वेरी मच और ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट अ क्लास और हाउ अ क्लास लुक्स लाइक। क्लास विद अ क्लास नेम, जैसे लिखे क्लास स्टूडेंट, क्लास मार्क्स, ये सारे जैसे लिखे हुए हैं, सिमिलर टू दैट यू कैन हैव एन इंटरफेस। ठीक है ना, तो इंटरफेस कैसा दिखाई देगा? अगेन जहाँ पे क्लास हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे इंटरफेस लिख देते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे हम लोग पब्लिक क्लास मेन लिखे हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक इंटरफेस and whatever name you want to give to your class, let's say demo, then we proceed further.
So it looks almost similar to how a class looks like. अब उसमें class variable देते हैं तो int x something like this, and x equals, you can give any value 22. Then we can have public static void, you know, void show function, disk function, whatever you wish to give. But the only thing is that we cannot we cannot define a function inside an interface. We can declare a function inside an interface, but we cannot uh, define its body inside an interface. And rather, ये जो हम बोले कि data abstraction वाला part जो हम बोले, तो whenever we declare an interface in this manner, एक्चुअलिटी में कंपाइलर क्या ट्रीट करता है, कंपाइलर इसको कुछ इस तरह से रीड करेगा. हमने इन दोनों लाइन को भी फिलहाल मर्ज कर दे रहे हैं. int x equals 22. इस लाइन को कंपाइलर जो है कुछ इस तरह से ट्रीट करता है. पब्लिक स्टैटिक फाइनल int x equals 22. ये हो गया. और उसी तरह से जब हम लोग एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो इस लाइन को कंपाइलर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है. पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void show function. Now all of a sudden there are so many small components that has been introduced out of nowhere, और इन्हीं चीज को हम लोग को कवर अप करना है नेक्स्ट क्लासेस तक में कि ये स्टैटिक फाइनल क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने से क्या इम्पैक्ट पड़ गया है, और कंपाइलर इसको इस तरह से ट्रीट क्यों करता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी नीड इंटरफेस इन जावा, है ना. तो दो आंसर तो हम लोग कर दिए कि पहला, कंप्लीट डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए वी रिक्वायर द यूज ऑफ इंटरफेस. दूसरा है टू सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. तीसरा है इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग. So there is a terminology that is known as coupling, tight coupling and loose coupling. It's this kind of a relationship between the two components. इसको हम लोग डेटा बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं. How are the two components of a class interconnected through each other or to each other? ये चीज जो है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लास और अदर एन इंटरफेस. ठीक है, जिसके चलते डेटा का जो फ्लो है कितना रिस्ट्रिक्टेड है या कितना फ्री फ्लो है वो डिफाइन होता है. एंड परहैप्स इफ यू अगर एक ओवरव्यू में बस दे दें, द मोमेंट वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स इनसाइड एन इंटरफेस, वो उसको स्टैटिक एंड फाइनल नेचर का बना देता है. इसका मतलब क्या, सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले, दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बिकम्स अ कांस्टेंट. अब इस वेरिएबल की वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई नया वेरिएबल या कोई नया एफर्ट डाल करके चेंज नहीं किया जा सकता. इससे कि मतलब सर int x इज इक्वल टू 22 अगर हो ही गया है, अगर बाद में हम कोई ऑपरेशन करें कि x इज इक्वल टू x प्लस प्लस और एनीथिंग एल्स कि उसमें कुछ हम ऐड ऑन कर दिए तो वो नहीं चेंज होगा, वो x इज इक्वल टू 22 ही रहेगा. बेसिकली एड ऑन के लिए नहीं, इसको इस तरह से समझा जाए कि हम लोग जब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहीं परफॉर्म करते हैं उसका मल्टीपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड है. ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ये एक टर्म है जो कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. फॉर एग्जांपल, लेट्स हम लोग स्कूल के क्लासरूम्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसका जो स्कूल का क्लासरूम क्या है, लेंथ भले बढ़ सकता है, कोई बड़ा ऑडिटोरियम है तो लेंथ बड़ा होगा, स्टाफ रूम है तो उससे छोटा छोटा होगा, क्लासरूम है तो उससे छोटा होगा.
बट विड्थ तो कॉमन है ना, विड्थ तो आप बढ़ा घटा नहीं सकते हो। आप इक्विवेलेंट विड्थ रखते हो ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, आपके पास पैसेज के लिए भी एक जैसा ही स्पेस बना रहे। तो वहां पे आप क्या चाहते हो कि मेरा एक एस्पेक्ट जो है कैलकुलेशन का वो कांस्टेंट बन जाए। तो एट दैट मोमेंट यहाँ पे ये स्टैटिक एंड फाइनल टर्म जो है वो बहुत प्रेफरेबल होता है कि आपने एक वेरिएबल का वैल्यू यूजर से लिया, उसको अपने कांस्टेंट कर दिया, तो एटलीस्ट ये तो लॉक्ड है। अब आप जहां पे भी इसको एज ए कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करोगे, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ विल always keep on changing in each and every component, but the width will remain a constant thing. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, तो अचानक से लोग बहुत आगे चले गए हैं। आई डोंट वांट टू जंप इनटू दिस इंटरफेस राइट नाउ। बस हाँ, एक सॉल्यूशन बताने के लिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है जावा में यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस। इसके चलते एक इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। विल कम बैक टू इनहेरिटेंस नेक्स्ट क्लास में, और ओवर राइडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट 2-3 क्लास से बार बार बोल रहे हैं वो छूटा है, उसको कंप्लीट करा करके हम लोग जो आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बात किए हैं उसका सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, एंड देन इंटरफेस को हम लोग टच करेंगे। इज इट फाइन? Yes, sir. तो यहीं पे रुकते Okay, हैं sir. प्रेरणा। Okay, sir. Yeah. Thank you, ओके, sir.